नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से तासा डेजी आपका स्वागत करती है अपने YouTube चैनल तासा दी प्रेरणा पर। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। और इन वीडियोस को पसंद करने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि राजपाल को पहचान कर शिवेन वैद्य मुस्कुराते हुए बोलता है कि आखिर रेलगाड़ी के भूत को पकड़ ही लिया आपने। राजपाल बहुत ही हैरानी भरे स्वर में पूछता है, आप लोग और यहाँ? और शिवेन वैद्य बताता है कि ये उनके मकान का पिछला हिस्सा है और उसे अंदर बैठकर बात करने के लिए बोलता है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। मैं जानता था कि एक ना एक दिन ये भेद खुलकर ही रहेगा। शिवेन वैद्य ने राजपाल को भीतरी कमरे में ले जाकर बैठाने के बाद कहा, अच्छा हुआ कि आज ये भेद खुल गया। राजपाल विचित्र दृष्टि से शिवेन वैद्य को देखता रहा। वो इस आश्चर्य के सागर में अभी तक इतनी बुरी तरह से डूबा हुआ था कि अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाया था। इसलिए वो शिवेन वैद्य की बातें सुनने के बावजूद भी सुन नहीं पा रहा था। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब उसे ये पता चला कि इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी वो दोनों बाप बेटी आश्चर्यजनक रूप से सहज लग रहे थे। कहीं कोई भी अपराध की भावना का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था उन दोनों में। उर्मिला शिवेन वैद्य के कहने पर बड़े ही सहज भाव से उन लोगों के लिए चाय बनाकर ले आई थी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस रेलगाड़ी के भूत के पीछे आपका हाथ होगा। अपने आप को बहुत सामान्य करने की कोशिश करते हुए राजपाल बोला। क्यों? अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया शिवेन वैद्य ने। साथ ही एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल गई। आप जैसा पढ़ा लिखा और विचारवान व्यक्ति अपनी भावना को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहे थे राजपाल को। बोला, फिर आप ही तो पूरे राजपुर में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो रेलगाड़ी के भूत के अस्तित्व को नकारते रहते थे। इस रहस्य को छुपाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। शिवेन वैद्य ने कुर्सी पर आराम से पसरते हुए कहा, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही मकान रेलवे लाइन के पास है। रेलगाड़ी के भूत के अस्तित्व पर मेरे अविश्वास प्रकट करने से कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके पीछे मेरा हाथ होगा। जैसे अपनी आंख से सब कुछ देखने के बावजूद भी तुम्हें खुद अभी तक ये विश्वास नहीं आ रहा। लेकिन जब उर्मिला भी आपके साथ इस काम में शामिल थी, तो फिर वो रेलगाड़ी के भूत के अस्तित्व से इनकार क्यों नहीं करती थी? वो आपके विरोध में क्यों खड़ी रहती थी कि उसे इंजन की सीटी की आवाज सुनाई देती है? रेलगाड़ी के भूत को उसने देखा भी है। यही कारण कि लोगों को हम पर किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। मैं समझा नहीं। अगर उर्मिला भी मेरी तरह ये कह देती कि रेलगाड़ी का भूत वूत कुछ नहीं है, तो सारे गांव में हम बाप बेटी ही सबसे अनोखे माने जाते और लोगों की नजरें हम पर केंद्रित हो जाती, क्योंकि अन्य सभी लोगों को सीटी की आवाज सुनाई देती थी और रेलगाड़ी का भूत भी उन्होंने देखा होता था। उर्मिला के मान लेने के कारण हमें सामान्य जन समझा गया और लोगों का ध्यान हमारी तरफ केंद्रित नहीं हुआ। और ये सब मनोवैज्ञानिक तर्क आपके झूठ पर मुलम्मा चढ़ाने में सहायक होते थे। राजपाल बोला, सहायक तो होते थे, किंतु ऐसा मत समझना कि ये मनोवैज्ञानिक तर्क एकदम झूठे हैं और बेबुनियादी हैं। लेकिन आप ये सब करते क्यों थे? आखिर ये रेलगाड़ी का भूत क्यों चलाता था मैं? जी हाँ, यही जानना चाहता हूं। मैं तो इसे नहीं चलाना चाहता था, लेकिन मजबूरी में इसे चलाना पड़ता था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि उस रेल दुर्घटना के बाद मेरे पिताजी पागल से हो गए थे और वो रातों को उठकर रेल लाइन पर सीटी बजाते हुए दौड़ा करते थे। बाद में उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी
कि उन्हें लगभग पागल ही मान लिया जाने लगा। जी हाँ, ये सब बात आप मुझे पहले बता चुके हैं। ये भी कि मेरे मामा न सिर्फ एक अच्छे वैद्य थे बल्कि मनोविज्ञान के भी पंडित थे। जी, ये भी बता चुके हैं। पिताजी की हालत जब बहुत बिगड़ गई तो उन्होंने उनका मनोवैज्ञानिक इलाज शुरू कर दिया और इसके लिए शहर से एक विशेष रिकॉर्ड बनवा कर लाए जिसमें सीटी बजती हुई रेलगाड़ी के गुजरने की आवाज़ें भरी हुई थीं। रात को जब पिताजी पर दौरा पड़ता था तो हम वो रिकॉर्ड बजा देते और पिताजी उसी हालत में गाड़ी रोको ऐसा चिल्लाते तो हम वो रिकॉर्ड बंद करके उनसे कहते कि लाल सिग्नल कर दिया गया है और गाड़ी रुक जाती। राजपाल बोला कुछ नहीं, केवल गंभीरता से सिर हिलाकर रह गया। मैं ये बात बता चुका हूं कि कैसे गांव में रेलगाड़ी के भूत की चर्चा फैलनी शुरू हो गई और कुछ मनचलों ने ईंटें जोड़कर बीच में टीन की एक रेलगाड़ी रख दी, जिस कारण रेल माता का मंदिर बन गया और पूजा भी शुरू हो गई और धीरे धीरे रेल माता का मंदिर राजापुर का विशिष्ट मंदिर बन गया। बाद के वर्षों में तो वो इतना प्रसिद्ध होता चला गया कि दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आने लगे और अब तो हर साल लाखों का चढ़ावा आता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके इस काम में मंदिर के पुजारी भी शामिल हैं क्या? नहीं, शिवेन वैद्य ने सर हिलाते हुए कहा। उन बेचारों को तो इसकी भनक तक भी नहीं है। आज से पहले इस रेलगाड़ी के भूत की वास्तविकता को हम दोनों बाप बेटी के अलावा कोई भी नहीं जानता था। खैर, आगे बताइए, राजपाल बोला। कालांतर में पिताजी का निधन हो गया। मेरी शादी के बाद मामा जी का भी देहांत हो गया। उर्मिला के होने के 2 साल बाद इसकी माँ भी चली गई और मैं रेलगाड़ी का भूत चलाता रहा। क्यों? राजपाल ने पूछा। दरअसल रेल माता का मंदिर बन जाने के कारण और वहां श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर मुझे मानव मन की मूर्खताओं पर बड़ी हंसी आती थी, शिवेन वैद्य बोला। यहाँ का सरपंच दिलावर सिंह मेरा हम उम्र था और मेरा दोस्त भी। वो इस रेलगाड़ी के भूत के रहस्य में मेरा साझीदार बन गया। हम दोनों ही लोगों पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए वो खेल खेलते रहे। वास्तव में ये हम दोनों के लिए एक खेल के जैसा ही हो गया था और हम खेलते रहे। लेकिन 8-10 साल पहले अचानक ही हम दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। न सिर्फ हम लोग लाखों लोगों की श्रद्धापूर्ण भावनाओं से खेल रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कानून की नज़र में भी गलत हो। आप सवाल कर सकते हैं कि ये सब हमने पहले क्यों नहीं सोचा, तो जवाब यही हो सकता है कि शायद जवानी के जोश के पास सोचने समझने का वक्त नहीं होता। बहरहाल हमने ऐसा सोचा और रेलगाड़ी के भूत को 8-10 साल पहले ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करके बंद कर दिया। फिर दोबारा क्यों चालू किया? राजपाल ने प्रश्न किया। मजबूरी में। कैसी मजबूरी? पिछले 22-25 सालों से रेल माता के मंदिर की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, शिवेन वैद्य बोला। दूर दूर से यात्री लोग आने लगे थे और राजापुर का व्यापार फलने फूलने लगा था। यहाँ के लोग संपन्न होने लगे, लेकिन रेलगाड़ी के भूत वाला नाटक बंद करते ही यात्रियों की संख्या कम होने लगी, जिससे यहाँ के व्यापार पर असर पड़ने लगा, संपन्नता घटने लगी। कई साल तक हमने इस रेलगाड़ी के भूत को बंद रखा, लेकिन जब ये देखा गया कि यहाँ के दुकानदार खाली बैठे मक्खियां मारने लगे हैं, रिक्शे तांगे वाले काम ना होने की वजह से भागने लगे हैं, तो सरपंच दिलावर सिंह, जिसकी पिछले साल ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, मुझसे रेलगाड़ी का भूत चलाने के लिए आग्रह करने लगा। लेकिन मैं अब उस ढोंग को फिर से चालू नहीं करना चाहता था। मैंने दिलावर को समझाने की बहुत कोशिश की कि अब पहले जैसा वक्त नहीं है, चारों ओर वैज्ञानिक उन्नति हो रही है,
नई पीढ़ी पहले से ज्यादा समझदार और शिक्षित हो रही है। अब तक जो बात लोग नहीं पकड़ पाए, हो सकता है कि हमारे दोबारा काम शुरू करते ही पकड़ी जाए। लेकिन दिलावर सिंह फिर भी आग्रह करता रहा, तो मैंने उसे कानून का भय दिखाने के लिए समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि जो भी कुछ काम हम कर रहे हैं वो कानून की नजरों में गलत हो। अब तक बचते रहे हैं सो बचते रहे, लेकिन अब फिर से उस काम को शुरू करके अपराधी बनने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन दिलावर सिंह इस रेलगाड़ी के भूत को चालू करने के लिए वाजिद था। वो लिखित रूप से ये स्वीकार करने को तैयार था कि अगर रेलगाड़ी के भूत को चलाना कोई अपराध है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी है और मैं गांव के सरपंच की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के कारण बिल्कुल निर्दोष हूं। इस बीच उर्मिला चाय लेकर आ गई। लेकिन दिलावर सिंह की इस रेलगाड़ी के भूत को फिर से चलवाने में क्या दिलचस्पी थी? चाय की चुस्की लेते हुए पूछा राजपाल ने। दिलावर सिंह की मंशा कोई गलत नहीं थी। वो बस इतना ही चाहता था कि इस गांव और इसके निवासियों की भलाई के लिए यहाँ यात्री लोग फिर से आने लगे और फिर से गांव की संपन्नता और श्रीवृद्धि हो सके। आखिरकार दिलावर के आग्रह करने के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा, लेकिन मैं इस अपराध का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैंने सरपंच की हैसियत से उससे एक पत्र लिखवा लिया कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो गांव का निवासी होने के नाते सरपंच की आज्ञा मानने के लिए विवश होकर कर रहा हूँ और इसकी मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। लिहाजा रेलगाड़ी का भूत फिर से चालू किया गया, पहले से भी अधिक तैयारी और इंतजाम के साथ। इसके लिए दिलावर ने अपनी जेब से बहुत मोटा पैसा खर्च किया और ये एक विशिष्ट प्रकार का बक्सा बनवाया जिसका पीछा करते हुए आप यहाँ तक आए हैं। ये डिब्बा तो वाकई बहुत ही कारीगरी से बनाया हुआ था, राजपाल बोला। उसकी तेज रोशनी इतनी बुरी तरह से आंखें चौंधिया देती है कि आदमी अंधा सा हो ही जाए। और फिर उसमें से निकलती हुई रेलगाड़ी की सीटी और उसके चलने की आवाजें। उसके अंदर टेप रिकॉर्डर के साथ बहुत ही शक्तिशाली लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कि जैसे सचमुच में रेलगाड़ी आ रही हो। आंखें खुली होने के बावजूद भी आदमी पूरी तरह अंधा बन जाता है। सही रकम का तो नहीं मालूम, लेकिन सरपंच दिलावर बता रहे थे कि काफी मोटी रकम लगी थी इसमें उनकी, और उसमें भी भाप का भी निकलना। भाप नहीं, गैस है, वो जो रात के अंधेरे में रोशनी और आवाजों के कारण भाप जैसी ही दिखाई देती है। भीतर ही एक छोटा सा हीटर भी लगा होने के कारण उसमें कुछ गर्मी का प्रभाव उत्पन्न होता है और फिर उस गैस में बहुत हल्की सी एक बेहोशी की दवाई भी मिलाई हुई है जो देखने वाले को थोड़ी देर के लिए बेहोश भी कर दे, ताकि असली बात का किसी को पता न चल सके। लेकिन जाने के बाद उस डिब्बे को कैसे वापस बुलाते थे आप? पूछा राजपाल ने। रिमोट कंट्रोल द्वारा। और ये तार जिसे अंदर खींचा जा रहा है? ये तार ये डिब्बा बिना किसी तार की सहायता के चलाया नहीं जा सकता। इसलिए रेलवे लाइन के ऊपर जो बिजली और टेलीफोन के तार लगे हुए हैं, उन्हीं के बीच एक अन्य तार भी है इस डिब्बे को चलाने के लिए। शिवेन वैद्य धीरे से हंसा और बोला, वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं उस तार के बारे में पूछ रहा था जो अंदर खींचा जा रहा था। रेलवे लाइन वाले तार को घर तक तो नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि दिन में आते जाते किसी की भी नजर पड़ जाए तो सारा भेद खुल जाए। इसलिए डिब्बे को घर से मुख्य तार तक पहुंचाने के लिए एक और मजबूत तार जोड़ा जाता था और काम खत्म होने के बाद उसे हटाकर वापस खींच लिया जाता है। ऐसे ही बताने से आप शायद पूरी बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसे करके दिखाऊंगा आपको। वो तो देख लेंगे, राजपाल बोला, लेकिन सुना है पहले ये रेलगाड़ी आप रोज चलाते थे और बाद में कभी कभी और अनिश्चित टाइम पर क्यों चलाना शुरू कर दिया आपने? बताया ना कि जमाना तरक्की कर रहा है, लोग समझदार होते जा रहे हैं। यही डर लगा रहता था कि कहीं कोई इस रेलगाड़ी के भूत को पकड़ ना ले।
इसलिए ये ज़रूरी था कि इसे कम से कम लोग देखें और हम कम से कम चलाने की कोशिश करने लगे। मगर फिर भी भ्रम बनाए रखने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार चलाना ज़रूरी तो था ही। क्या इसलिए पुजारी से दर्शन वर्जित करने की बात कहलवाई गई? ये दिलावर सिंह ने पुजारी के दिमाग में बात बैठाई थी और उसने कहना शुरू कर दिया था कि रेल माता ने उसे स्वप्न में आकर आदेश दिया है कि मैं पुजारी से सुन चुका हूँ ये सब, लेकिन आपका भी कमाल है कि रेलगाड़ी के भूत का ये रहस्य इतने दिन छुपाए रहे, पूछा राजपाल ने। अगर कोई आप जैसा धुन का पक्का नवयुवक पहले यहाँ आ गया होता तो शायद ये रहस्य कब का खुल गया होता, मगर आपको संदेह कैसे हुआ? बात की गहराई तक पहुंचने की बीमारी है मुझे, राजपाल मुस्कुराकर बोला। हाँ, आपने तो मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं कोई और घुंडी है। 4-5 दिन से सारी रात भटक रहा था मैं। आखिर आज रात खेल फिर से शुरू हुआ। इस बार मैंने उस रेल ट्रैक के बीच में से देखने के बजाय किनारे से देखने का फैसला किया। जब वो भाप मेरे तक पहुंची तो मैंने सांस रोक ली, क्योंकि मुझे शक था कि उसमें चेतना को विकृत करने वाली जैसी कोई चीज़ हो सकती है। जब वो रेलगाड़ी का इंजन या डिब्बा निकल गया, हालांकि तेज़ रोशनी के कारण मैं कुछ देख नहीं सका, पर फिर भी मुझे यकीन था कि अगर इस काम के पीछे किसी आदमी की साजिश है तो जो चीज़ गई है वो लौटकर भी आएगी। इसलिए मैं फिर से रेल ट्रैक के बीच जाकर खड़ा हो गया और मेरा शक सही निकला। वो बक्सा लौटता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे भागता हुआ मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इसके पीछे आपका हाथ होगा। पुजारी पर शक था मुझे, मगर अब जबकि आप सच्चाई जान ही चुके हैं तो क्या इरादा है आपका? शिवेन वैद्य ने पूछा। रेलगाड़ी के भूत का रहस्य अखबारों में छपेगा तो जरूर, राजपाल बोला। साथ में सरपंच का वो खत भी, और वो वजह भी कि किस तरह से राजापुर की खुशहाली और यहाँ के निवासियों की रोजी रोटी के लिए ये सब करने के लिए मजबूर थे आप। लेकिन इससे बीच में ही पूछा शिवेन वैद्य ने, आप पहले ही कह चुके हैं कि एक ना एक दिन तो ये रहस्य खुलना ही था। आज खुल गया है तो इसे जनता के सामने प्रस्तुत करना ही पड़ेगा ना। एक रिपोर्टर होने के नाते सच्चाई को जनता के सामने लाना मेरा कर्तव्य है, राजपाल ने बीच में ही शिवेन वैद्य की बात काटते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, एक लंबी सांस के साथ उठते हुए शिवेन वैद्य ने कहा। आओ मैं समझा दूं कि वो तार किस तरह घर से उस तार को मुख्य तार के साथ जोड़ते थे। उसे देखने से पहले एक रहस्य की बात मैं भी आपको बता दूं, राजपाल बोला। उससे आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कितना आदर है मेरे मन में। शिवेन वैद्य और उर्मिला ने प्रश्नपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। आज से 45 साल पहले जो नकाबपोश उस तूफानी रात को स्टेशन में प्रविष्ट हुआ और वो भयानक दुर्घटना का कारण बना, वो मेरा दादा था। सुनकर दोनों बाप बेटी चित्र लिखित से खड़े रह गए। क्या हुआ इसके बाद? क्या ये रेलगाड़ी का रहस्य अखबारों में छपा? क्या शिवेन वैद्य को उसके किए की सजा मिली? क्या लोगों ने रेलगाड़ी के भूत पर विश्वास करना छोड़ दिया? क्या बंद करना पड़ा रेल माता का मंदिर? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं तासा इजाजत लेती हूँ आपसे। आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।